हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। तो आज हम देखने जा रहे हैं विजन आईएएस। विजन आईएएस टेस्ट नंबर 4 पार्ट 2 को विस्तार से डिस्कस करेंगे, जो जियोग्राफी और करंट अफेयर्स पर आधारित है। यह सेशन सिर्फ उत्तर देखने के लिए नहीं, बल्कि हर प्रश्न के पीछे छिपे कॉन्सेप्ट और यूपीएससी अप्रोच को समझने के लिए है। इस क्लास में हम खास तौर पर ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, हर सवाल के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करना, और एलिमिनेशन टेक्निक, कम जानकारी में सही विकल्प तक पहुंचना। क्वेश्चन अप्रोच, यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछता है और हमें कैसे सोचना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि पहले खुद से प्रश्न हल करने की कोशिश करें, फिर डिस्कशन के दौरान अपने अप्रोच को मिलाएं। याद रखिए, यहाँ लक्ष्य सिर्फ उत्तर नहीं बल्कि सही अप्रोच विकसित करना है। इसे अपने असली एग्जाम की तरह ले और पूरी ईमानदारी से प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो सेशन शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा सेशन हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि समझ में आती है या कोई प्रॉब्लम होती है आपको क्लास के दौरान या फिर क्लास के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब ने 1 से लेकर के 18 तक के प्रश्नों को देख लिया है ऑलरेडी, पार्ट फर्स्ट के दौरान। तो आज हम देखेंगे पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सबके सामने आज के सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के लिए जो क्षमता उपागम का सर्वोत्तम वर्णन करता है। क्षमता उपागम से प्रश्न पूछा गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं पर उच्च सरकारी व्यय भी है। समाज के परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं को उनकी पसंद की अनदेखी करते हुए पूरा करना। स्वास्थ्य और शिक्षा और संसाधन तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है क्षमता उपागम के बारे में। तो देखिए, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। क्योंकि क्षमता उपागम जो होता है, कैपेबिलिटी अप्रोच, इस उपागम का संबंध जो है अमर्त्य सेन से है। अमर्त्य सेन।
अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। इसीलिए जो आपका जो आंसर होगा वह हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कृषि प्रथा दिया गया है, उसके आधार पे जो है कि देश दिया गया है। कृषि और देश, एक तरफ कृषि दिया गया है, दूसरी तरफ देश क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से देखिए मिल्पा दिया गया है और मध्य अमेरिका, लदांग दिया गया है मलेशिया और टोंगिया दिया गया है श्रीलंका। तो देखिए लदांग जो कृषि है वह मलेशिया में की जाती है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका। मिल्पा जो की जाती है वह की जाती है मध्य अमेरिका। पहला स्टेटमेंट भी सही है, पहला मिलान भी सही। और जो तांगिया है वह वर्मा में किया जाता है, न कि श्रीलंका, न कि श्रीलंका। जो आंसर हो जाएगा आपका केवल दो होगा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्थानांतरित कृषि क्या होती है। तो देखिए स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से झूम कृषि कहा जाता है। कृषि या फिर झूम, झूम कृषि कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत के देशज समुदायों के बीच फसल कृषि की एक व्यापक रूप से प्रचलित प्रणाली है। उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में कर्तन एवं दहन कृषि को पोंडू चासो कहा जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में प्रचलित इस प्रथा को अपनाया जाता है तथा जब किसान वनस्पतियों को काटकर तथा वनों एवं लकड़ियों को जलाकर भूमि को साफ करते हैं ताकि कृषि के लिए भूमि को तैयार किया जा सके। यह कृषि के लिए भूमि को तैयार करने की एक अत्यंत आसान एवं तीव्र पद्धति है। झाड़ियों और खरपतवारों को आसानी से हटाया जा सकता है। अपशिष्ट पदार्थों को जलाने से कृषि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इससे किसी परिवार के लिए खाद्य पदार्थ, चारा, ईंधन, आजीविका प्राप्त होता है। यह प्रथा परिवार की पहचान से निकटता से जुड़ी होती है। वनों एवं वृक्षों को काटने के लिए इस प्रथा को मृदा अपरदन कहते हैं। नदियों के मार्ग पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो जो कई जगह पे जो विभिन्न स्थानांतरित कृषि की जाती है, कौन कौन सी की जाती है, तीन तो आप सबने देख लिया। और यहाँ पे देखिए चेना कृषि जो की जाती है, चेना स्थानांतरित कृषि वह की जाती है तामराई थाईलैंड। तामराई थाईलैंड में कैगिन, कैगिन कैंगिन की जाती है फिलीपींस। तो इस तरीके से कुछ स्थानांतरित कृषि प्रथा है और देश से जुड़ा हुआ है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगले प्रश्न में है खनन क्षेत्र और संबद्ध संबंध जो खनिज है, खनन क्षेत्र और संबद्ध खनिज है। तो चुक्सी कमाटा तांबा दिया है, कालगुरली सोना दिया है, यूटा दिया है हीरा। प्रयुक्त युगों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो जो चिक्की कमाटा है चिली के आटाकामा मरुस्थल में अवस्थित है। चिली के आटाकामा मरुस्थल में, मरुस्थल में स्थित है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा तांबा भंडार है। यह विश्व का सबसे बड़ा तांबा भंडार, सबसे बड़ा तांबा भंडार है। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध चिली के अन्य शहरों में जैसे अरिका हो गया, इक्विक हो गया, एंटोफंग एंटोफगस्टा हो गया शामिल है। तो इन सब जो हम स्थान बता रहे हैं इनको जो है उसमें क्या कहते हैं कि मैप में आप सब जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट खनिज क्षेत्र होते हैं।
शहर होते हैं। शहर होते हैं। और वहीं देखते हैं कालगुरली। तो कालगुरली जो है, कालगुरली जो है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक सोने की खान है। कालगुरली ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक सोने की खान है। एक सोने की खान है। यह ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का हिस्सा है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में सोने के खनन के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण शहर कुलगाड़ी है। इसके अतिरिक्त कालाहारी मरुस्थल अपने हीरे और तांबे भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है। और यूटा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के नवादा मरुस्थल में विकसित है। विकसित है स्थित है यूएसए के नवादा मरुस्थल। नवादा मरुस्थल में स्थित है। यह यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है। तीन सही सम्मिलित नहीं है यूरेनियम, न कि हीरा। सबको जो आंसर हो जाएगा केवल दो हो जाएगा। चुक्सी कमाटा जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, कालगुरली सोना के लिए, यूटा यूरेनियम के लिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार करें। जैव प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक अनुसंधान काल से खाद्य प्रसंस्करण, सरकारी नीति में निर्णय निर्माण, विश्वविद्यालय में अध्यापन उपर्युक्त में से कौन सा पंचक क्रियाकलाप माने जाते हैं? पंचक क्रियाकलाप माने जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है जो क्या कहते हैं पंचक क्रियाकलाप। तो देखिए पंचक जो क्रियाकलाप होते हैं वह आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा होता है और आर्थिक गतिविधियों का एक कुछ समझ लो उच्चतम स्तर होता है। उच्चतम स्तर होता है जिसमें निर्णय निर्माण, ज्ञान का प्रसार और उच्च स्तरीय सेवाएं शामिल है, जो ये सामान्य तौर पर पेशेवरों, बुद्धिजीवियों, नीति निर्माताओं और शीर्ष अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। ये तृतीय क्रियाकलाप का हिस्सा होते हैं लेकिन प्रायः अपने बौद्धिक, प्रबंधकीय या नेतृत्व आधारित कार्यों के कारण विभेदित होते हैं। चतुर्थ और पंचक क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलापों में सूचना का संग्रह, प्रसंस्करण और प्रसार शामिल है। इसमें अनुसंधान और विकास और अन्य क्षेत्र शामिल है जिनमें विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता। जो आपका यहाँ पे देखिए कौन कौन सा शामिल होगा। सबसे पहला शामिल हो जाएगा आपका जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान। के बाद आपका हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण, तो नहीं शामिल होगा क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण जो है आपका वह अन्य क्रियाकलाप का भाग है। तीसरा स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा और चौथा भी सही। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। और खाद्य प्रसंस्करण एक विनिर्माण गतिविधि है, न कि सेवा या बौद्धिक का। यह द्वितीय क्रियाकलाप है, न कि जो खाद्य प्रसंस्करण है यह एक क्रिया। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। शिशु लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना 2001 के आंकड़ों की तुलना में 2011 में शिशु लिंगानुपात में सुधार हुआ है। हरियाणा और पंजाब में शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि शिशु लिंगानुपात जो होता है सबसे पहले तो वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000।
1000 बालकों पर इसी आयु वर्ग की बालिकाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना में भारत का शिशु लिंगानुपात 927 था, जो कि 2011 की जनगणना में 900, पहले 900 11 में यह, तो यानी कि घटा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के निष्कर्ष विशेष रूप से 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात मामले में काफी चिंताजनक है। रिपोर्ट की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि केरल को छोड़कर सभी राज्यों में शिशु लिंगानुपात में गिरावट आई है। यह विकसित राज्य हरियाणा 834 और 846 में सर्वाधिक चिंताजनक विषय रहा है। तो देखिए, केरल सिर्फ जो है कि सही स्थिति में है, बाकी सभी राज्यों में गिरावट आई। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट जो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन पद का कभी कभी सुर्खियों में उल्लेख निम्नलिखित में से इस संदर्भ में किया जाता है। जो अभी हाल ही में चर्चा में था, इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन आईपीआई एआई चैटबॉट में हेरफेर मैनिपुलेट करने के लिए उभरता हुआ एक सुरक्षा खतरा बन चुका है। तो यह एक साइबर सुरक्षा भेद्यता, इसमें बाहर डेटा एआई जनरेटेड प्रतिक्रिया में हेर फेर करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आप सबके सामने, पर्यावरण कार्यकर्ताओं में कैस्पियन सागर में तेजी से घटते जल स्तर पर चिंता व्यक्त की है। निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? यहाँ पे देखिए कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। तो देखिए, सबसे पहले पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कैस्पियन सागर में तेजी से घटते जल स्तर पर चिंता व्यक्त की है। निम्नलिखित देशों में कैस्पियन सागर से लगती है। तो देखिए, अभी हाल ही में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कैस्पियन सागर में तेजी से घटते जल स्तर को लेकर चिंता व्यक्त की है। 2005 से 2005 से अब तक 21 लगभग 31,000 वर्ग किलोमीटर जलस्तर कम हो चुका है। तो कैस्पियन सागर के बारे में देख लेंगे, यह विश्व का सबसे बड़ा परिवेष्टित इनक्लोज्ड जलीय निकाय है। यह यूरोप और एशिया के बीच अवस्थित है। यूरोप और एशिया के बीच अवस्थित है। तो इसकी सीमाएं जो है जो लगती हैं जैसे कैस्पियन सागर की, तो कौन कौन से देशों के साथ लगती हैं? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तुर्कमेन तुर्कमेनिस्तान। और कजाकिस्तान के साथ जो कैस्पियन सागर की सबसे लंबी तटरेखा है, कजाकिस्तान, इराक, अजरबैजान, 3 हो गया। कजाकिस्तान आपका हो गया, इराक हो गया, सॉरी ईरान, इराक नहीं, ईरान, ईरान, अजरबैजान। तो जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने दोषी व्यक्तियों की दंडादेश के परिहार की शक्ति के बारे में निर्देश जारी किया। इस संदर्भ में भारतीय संविधान में परिहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी हाल ही में जो है कि रे पॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, रे पॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर ग्रांट बेल केस
बाद में उच्चतम न्यायालय ने दोषियों के संपूर्ण आंशिक दंड को माफ करने के लिए समुचित सरकार की शक्ति के संदर्भ में निर्देश जारी किया। तो देखिए यहाँ पे संविधान के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों के पास परिहार की शक्ति है और राज्य सरकार की भी सशर्त या बिना किसी शर्त के दंडादेश या निलंबन या परिहार कर सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव गरीबी सूचकांक की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन पैरामीटरों में से कौन कौन सा ध्यान में रखना या रखते हैं? कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान में रखा जाता है? तो देखिए, घरेलू आय, प्रौढ़ निरक्षरता दर और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव गरीबी सूचकांक। सूचकांक जो है देश में एक समुदाय की गरीबी का संकेत है, जिसे मानव विकास सूचकांक HDI के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित किया गया, UN द्वारा विकसित किया गया है। UN द्वारा विकसित किया गया है। इसे पहली बार 1997 में मानव वंचना रिपोर्ट के भाग के रूप में रिपोर्ट किया गया था और 2010 में इसे संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। यह गैर आय उपाय है, इसलिए विकल्प एक सही नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। कौन कौन से पैरामीटर का ध्यान रखा जाता है? 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता और प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या। यहाँ पे दोनों आपके 2-3 सही हो, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1990 में जो है यूएनडीपी 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित कर रहा है। यह रिपोर्ट मानव विकास के स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की रैंक अनुसार सूची प्रदान करती है। मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा मानव विकास को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो महत्वपूर्ण सूचकांक है। अगला प्रश्न है, लैंड रिस्टोरेशन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एक रिपोर्ट है जिसे प्रकाशित किया जाता है। लैंड रिस्टोरेशन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एक रिपोर्ट है जिसे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो देखिए, हाल ही में भी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यूएनसीसीडी ने लैंड रिस्टोरेशन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट जारी की। लैंड रिस्टोरेशन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसकी जो रिपोर्ट जारी की जाती है वह संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोकथाम अभिसमय, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको समझ लीजिए, रट लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख तेल क्षेत्र और देश, जैसा कि तेल और गैस अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था, बहुत सारी दिक्कतें हुई आप सबको। देखते हैं यहाँ पे, देखिए प्रमुख तेल क्षेत्र बर्गन है, देश कुवैत। दूसरा है सफानिया, देश ईरान, और लूला वेनेजुएला, और सुगर जो लोफ है ब्राजील।
शुगर लोफ ब्राजील। तो देखिए हम देखते हैं कि बर्गन जो है वह कुवैत देश में स्थित है और यह प्रमुख तेल क्षेत्र भी। और वहीं पे देखते हैं जो शुगर लोफ क्षेत्र है वह ब्राजील से संबंधित है। तो सिर्फ ये दो स्टेटमेंट आपके सही है, बाकी दो स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल दो। तो देखिए जो विश्व के 5 सबसे जो बड़े अपतटीय तेल क्षेत्र है विश्व के, तेल अपतटीय क्षेत्र जैसे जो सफानिया तेल क्षेत्र है फारस की खाड़ी और सऊदी अरब से संबंधित है। और ऊपरी जैकूम तेल क्षेत्र फारस की खाड़ी संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। मनीफा तेल क्षेत्र फारस की खाड़ी सऊदी अरब और कासागन तेल क्षेत्र कैस्पियन सागर कजाकिस्तान। जो लूला तेल क्षेत्र है वह ब्राजील में है। लूला तेल क्षेत्र ब्राजील, इसीलिए आपका विकल्प जो हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आप सबके सामने, यहाँ पे देखिए एक परिच्छेद दिया गया है किसी जनजाति के बारे में। वे एक घुमंतू जनजाति है जो मूल रूप से पूर्व अफ्रीका के मध्य उच्च भूमि में विचरण करने के लिए जानी जाती है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर केन्या और तंजानिया के निर्दिष्ट अभ्यारण्यों तक ही सीमित है। इनका समाज मवेशी पालन और विशेष रूप से जेम्बू मवेशियों के पालन पर आधारित है। इनके विशिष्ट विशिष्ट कुबड़ और लंबे सींग होते हैं। प्रत्येक परिवार के पास मवेशी होते हैं। वे निर्वाह के लिए अपने पशु के दूध और रक्त दोनों पर निर्भर रहते हैं, यद्यपि वे पारंपरिक रूप से मांस के लिए उनका वध नहीं करते हैं। तो इस जो क्या कहते हैं कि उपयुक्त परिच्छेद में से किन जनजातियों में से किसका वर्णन किया। तो देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा मसाई जनजाति। मसाई जनजाति। तो देखिए घुमंतू जीवन शैली यह जनजाति मूल रूप से पूर्व अफ्रीका के मध्य उच्च भूमि में विचरण करती है। इसकी वर्तमान अवस्थिति केन्या तंजानिया में क्षेत्रों तक सीमित है। व्यवसायिक व्यवसाय क्या है इनका, प्राथमिक व्यवसाय यह जनजाति मवेशी पालन हेतु बहुत निर्भर है, विशेष रूप से जेबू मवेशी। और सांस्कृतिक प्रथाएं वे मवेशियों से दूध और रक्त का सेवन करते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से मांस के लिए उनका वध नहीं करते। का मसाई जनजाति। अगला प्रश्न है, मानव बस्तियों के संदर्भ में अर्धगुच्छित प्रारूप सामान्यतः पाए जाते हैं। अर्धगुच्छित प्रारूप। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, देखो सबसे पहले गुजरात का मैदान, राजस्थान के कुछ भाग, पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र, केरल तटीय क्षेत्र और हिमालय की निचली घाटियों में प्रारूप सामान्यतः अर्धगुच्छित। अर्धगुच्छित या विखंडित, सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड, पल्लीकृत और परिक्षिप्त या एकाकी जो बस्तियां होती हैं, इन्हें विखंडित बस्तियां भी कहा जाता है। यह परिक्षिप्त बस्ती के एक सीमित क्षेत्र से गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है, इसीलिए विकल्प ए सही होता है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सौर किरीट सौर क्षेत्रों छिद्रों सोलर कोरोनल होल्स की है। कौन सी जो विशेषता है किरीट छिद्रों से संबंधित है। तो अभी हाल ही में एक नए अध्ययन में सौर किरीट छिद्रों सोलर कोरोनल होल्स की तापीय एवं चुंबकीय क्षेत्र संरचनाओं के भौतिक मापदंडों का अनुमान लगाया गया। तो यहाँ पे उच्च सघन क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र खुला होना या दो ध्रुवीय चुंबक। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक चुंबकीय क्षेत्र खुला होना। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में मैग्नीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीज के बारे में प्रश्न पूछ,
यह लौह मिश्र धातु विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यह महाराष्ट्र देश में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही पूछा गया है? जो मैग्नीज प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता, यह प्रायः लोहे के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। पहला कथन आपका सही हो जाएगा। और दूसरा कथन देखते हैं, उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा है, उड़ीसा देश में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केवल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, कोंकण रेलवे नेटवर्क में कितने राज्य शामिल होते हैं? कोंकण, कोंकण तट होता है। कितने राज्यों तक संबंधित है? कितने राज्य इससे संबंधित है? तो देखिए, भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है कोंकण। 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण हो रहा था और 760 किलोमीटर लंबी यह रेल मार्ग, किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जो महाराष्ट्र के रोहा से महाराष्ट्र महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु, कर्नाटक के मंगलुरु तक बिछा हुआ, मंगलुरु तक जोड़ता है। इसे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। 146 नदीय धाराओं, लगभग 200 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। तो देखिए, इस लंबी जो रेलवे लाइन है, इससे संबंधित कौन कौन से राज्य हैं कोंकण रेलवे से? तो सबसे पहले महाराष्ट्र आपका हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा गोवा, फिर हो जाएगा आपका कर्नाटक, फिर आपका हो जाएगा, हाँ, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। तमिलनाडु इससे संबंधित नहीं होता है। तमिलनाडु कोंकण रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत नहीं आता। जो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस पर भारत ने साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, जो भारत ए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, सेपा, पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 मई 2022 से लागू हुआ था। सेपा एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है, जो एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है। यह पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौतों से आगे बढ़कर सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की एक व्यापक श्रृंखला को शामिल करता है, जिनका लक्ष्य है अधिक समग्र आर्थिक साझेदारी सुनिश्चित करना। साझेदारी सुनिश्चित करना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा सी, 1 2 1 2। ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। दक्षिण कोरिया 2009 में हस्ताक्षर किया, जापान 2011 में, यूएई 2012 में, 2022 में। अगला प्रश्न है चीनी उद्योग से संबंधित।
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हालिया वर्षों में चीनी मिलों के स्थानांतरण और दक्षिण एवं पश्चिमी राज्यों में केंद्रित होने की प्रवृत्ति देखी गई। दक्षिण एवं पश्चिमी राज्यों की शहरी समितियां इन राज्यों में अधिक सफल है, अधिक सफल है। तो देखिए, भारत विश्व में चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में पहले स्थान, पहले स्थान पर है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है। परिवहन के दौरान इसकी सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। इसकी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें 60% मिलें उत्तर प्रदेश और बिहार में अवस्थित है। यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है, यह सहकारी क्षेत्र के लिए आदर्श है। हाल के वर्षों में मिलों के स्थानांतरण और इसके दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में केंद्रित होने की प्रवृत्ति देखी गई है, देखी गई है। पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चावल की खेती से संबंधित। चावल की खेती से संबंधित है। चावल की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी काली मृदा जिससे जल स्तर स्थिर रहता है, चावल के लिए आदर्श होती है। इसके लिए निम्न तापमान और उच्च आर्द्रता तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में कुल फसली क्षेत्र का लगभग एक चौथाई भाग चावल की खेती के अंतर्गत आता है। चावल की खेती के अंतर्गत आता है। तो देखिए, चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। यह प्रतिदिन मिटाता है। इसमें उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यह भारत की अधिकांश जनसंख्या द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य खाद्य पदार्थ है। यह एक खरीफ फसल है। चावल जो होता है एक खरीफ फसल, यह एक खरीफ फसल है। उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और आर्द्रता जो है 100 सेंटीमीटर, अधिक आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर वर्षा, अधिक आर्द्रता, अधिक आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका जो गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि निम्न तापमान दिया गया है जबकि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पहला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
चावल एक उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। पौधा जिसके लिए 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए सिंचाई आवश्यक होती है। चिकनी जलोढ़ मृदा जिसमें जल स्थिर रह जाता है चावल के लिए आदर्श होती है। पहला स्टेटमेंट, चिकनी काली मृदा नहीं। वही देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है तीसरा, देश में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 1/4 भाग जो है चावल खेती के अंतर्गत आता है। तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। यह इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना और गवार जैसी कठोर सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती है। मुख्यतः फसलों के लिए नमी स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित और वर्षा आधारित वरीय कृषि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्षा आधारित कृषि को फसल ऋतु के दौरान मृदा में नमी की पर्याप्तता के आधार पर शुष्क भूमि और आर्द्र भूमि कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। 75। पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो शुष्क भूमि कृषि, इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना, गंवार जैसी कठोर सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती है तथा मृदा नमी संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण के विभिन्न उपाय किए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, आपका आंसर हो। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए। मयूरभंज, दुर्ग, गुआ, रत्नागिरी का प्रयोग करके यहाँ पे देखिए पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की तरफ तरीके से देख लेते। तो यहाँ पे देखिए मयूरभंज जो है आपका सबसे पहले क्या पूछा गया, पश्चिम से पूरब की तरफ, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा मयूरभंज। और इससे पहले आपका हो जाएगा यहाँ दुर्ग। उसके बाद आ जाएगा आपका गुआ। गुआ जो है आपका इधर हो जाएगा गुआ। उसके बाद रत्नागिरी। रत्नागिरी यहीं पे है आप। तो सबसे लास्ट में आपका आएगा मयूरभंज, तो जो सबसे लास्ट में मयूरभंज होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 4 2 3 1, 4 3 4 2 3 1, जो सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रक कृषि का तात्पर्य दूरस्थ बाजारों में आपूर्ति के लिए सब्जियों के बड़े पैमाने पर खेती करना। कारखाना कृषि के कारखानों में तैयार किए जाते हैं। चारे और पशु चिकित्सा देखभाल के साथ नियंत्रित परिस्थिति में मुर्गियों और मवेशियों जैसे पशुधन का गहन पालन शामिल होता है। 40। 40 आपका आंसर जो हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो। अगला प्रश्न है, इमेजिन द वर्ल्ड विद मोर वीमेन साइंस अभियान एक पहल है। अमेजिंग ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस
अभियान एक पहल है। तो किसकी पहल है यह? यूनेस्को की। देखिए, यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस की 10वीं वर्षगांठ पर प्रारंभ किया गया। साथ ही यह एवरी वॉइस इन साइंस का उपयोग करके अलग अलग दृष्टिकोणों के सकारात्मक प्रभाव को भी उजागर करता है। इमेजिन इन द वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस की 10वीं वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में यूनेस्को ने 11 फरवरी 2025 को इमेजिन इन द वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है। इस अभियान को कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र IDRC द्वारा समर्थित या प्रदान किया गया है। यह अभियान विज्ञान की प्रगति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। साथ ही यह वैश्विक समुदाय से न केवल एक अधिक लैंगिक संतुलित वैज्ञानिक समुदाय के निर्माण की कल्पना करने का, बल्कि इसके प्रयास का भी आह्वान करता है जहां सभी की आवाज सुनी जाए। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाश्म ईंधन भंडार। कच्चा पेट्रोलियम सामान्यतः अवसादी शैलों, विशेष रूप से तृतीयक काल की चट्टानों में पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। शेष गैस निष्करण हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में जल का उपयोग होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, विश्व के अधिकांश प्रमाणित तेल भंडारी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विश्व के प्रमाणित तेल भंडार का अधिकांश भाग मध्य पूर्व, विशेष रूप से अरब, ईरान और सऊदी बेसिन में स्थित। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित उत्तरी अमेरिका में विश्व के प्रमाणित तेल भंडार का 15% से भी कम हिस्सा होता है। आपका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए। अगला प्रश्न है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला शब्द पारस 2। पारस 2 क्या है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL वैज्ञानिकों ने माउंट आबू टेलीस्कोप में पारस 2 के स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके एक नया सघन जो है कि एक्सोप्लैनेट की खोज की है। पारस 2 एक अत्याधुनिक हाई रेजोल्यूशन फाइबर फेड जो स्पेक्ट्रोग्राफ है, जो 380 से 390 NM वेव बैंड से संचालित होता है। इसे सुपर अर्थ जैसे ग्रहों की खोज के लिए विकसित किया गया है। स्पेक्ट्रोग्राफ लगभग जो है कि 1,07,000 के रिजोल्यूशन पर कार्य करता है, जो इसे अभी तक एशिया में सबसे अधिक रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोग्राफ बनाता है। यह अति स्थिर तापमान और दाब वातावरण में संचालित होता है। तो जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा बहिर्ग्रहों का पता लगाने के लिए विकसित उच्च रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, बस्तियों के आकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण बस्तियों के आयताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्रों या चौड़ी अंतर पर्वत घाटियों में पाए जाते हैं। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे पर प्रारंभ होती है, जहां चौराहे के चारों दिशा में बसाव आरंभ हो जाता है। कथनों में सही है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण बस्तियों के आयताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्रों या चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों पर पाए जाते हैं। और दूसरा है, क्रॉस आकार की जो बस्तियां हैं चौराहे पर प्रारंभ होती है, जहां चौराहे के चार बसाव आरंभ हो जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, प्राय सुर्खियों में रहने वाला सामान्य कर परिहार नियम गार पद संबंधित है। गार किससे संबंधित है? कर वंचना और अग्रेगेशिव टैक्स प्लानिंग पर अंकुश लगाने की रूपरेखा। मानव प्रवास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। मानव प्रवास किन किन कारणों पर जो है कि प्रभावित होता है? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका आर्थिक अवसर, और वहीं पर आपका हो जाएगा प्राकृतिक आपदाएं, कठोर जलवायु दशाएं। यहाँ पे कितने प्रवासन को प्रेरित करने वाले प्रतिकर्ष कारकों, प्रतिकर्ष कारक के रूप में पूछा।
प्रतिकर्ष कारक 2 3 4, यह जो तीनों हैं यह हो जाएंगे आपके कर्ष। 1 5 अपकर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल। अगला प्रश्न है आपके सबके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगरीय संकुल के निर्माण में योगदान करते हैं? नगरीय संकुल, नगरीय संकुल। नगरीय केंद्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व, सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि आसपास के कस्बों को जोड़ने वाले बेहतर परिवहन नेटवर्क, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि शहर के भीतर स्थिर कृषि भूमि प्राय संकुलन को रोकती है, क्योंकि यह शहरी विस्तार में बाधा के रूप में कार्य करती है। इसीलिए कथन 3 सही नहीं है, कथन 3 सही नहीं। आपका जो आंसर हो जाएगा क्यों। अगला प्रश्न है, सार क्रूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार क्रूड, सार क्रूड कच्चा तेल एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है जो हाइड्रोकार्बन निक्षेपों और कार्बनिक पदार्थों से बना होता है। इसे सल्फर सामग्री के आधार पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, स्वीट क्रूड और सार क्रूड। स्वीट क्रूड और सार क्रूड। तो सार क्रूड में स्वीट क्रूड की तुलना में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, इसे संसाधित करना कठिन और महंगा हो जाता है। पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। सार क्रूड में सल्फर की मात्रा अधिक होने के बावजूद यह कुशलता पूर्वक उच्च गुणवत्ता वाले गैसोलीन प्रदान करता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और सार क्रूड के प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? वेनेजुएला सार क्रूड का अग्रणी उत्पादक है, वेनेजुएला। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 1 3। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत में काफी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी कृषि पश्चिमी घाट और उच्च भूमियों पर की जाती है। भारत में अधिकांशतः उच्च गुणवत्ता वाली अरेबिका कॉफी उगाई जाती है। पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट की उच्च भूमियों पर की जाती है और सबसे उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी जो होती है अरेबिका कॉफी पाई जाती है। आपका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही। अगला प्रश्न है, जो इस्पात केंद्र है अवस्थिति है शेफील्ड यूके, पिट्सबर्ग रूस और तिएनस्टीन चीन, कितने युग्म जो है कि सही सुमेलित है? कितने युग्म जो है कि सही सुमेलित है? तो देखिए, तो तिएस्तीन है यह चीन में पाया जाता है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो सेफील्ड है यूके में पाया जाता है, इस बात की केंद्र है सेफील्ड यूके में, तो पहला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा पहला। दूसरा जो है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि पिट्सबर्ग जो है, पिट्सबर्ग वर्तमान में है अमेरिका के दक्षिणी राज्य, अमेरिका अमेरिका के दक्षिणी राज्य अलबामा की ओर से विस्तारित हो रहा है। पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व कम हो रहा है। अब इसे अमेरिका का रस्ट बाउल कहा जाने लगा है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो, आपका जो आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल 2। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज हम सबने लगभग जो है कि 19 से लेकर 50 तक सारे प्रश्नों को अच्छे से जो है कि डिस्कस किया, अच्छे से डिस्कशन किया।
उम्मीद है कि आपको ना सिर्फ सही उत्तर मिले होंगे बल्कि हर प्रश्न के पीछे का कॉन्सेप्ट और अप्रोच भी क्लियर हुआ होगा। याद रखिए, यूपीएससी में सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि स्मार्ट थिंकिंग और सही स्ट्रेटजी से होता है। अब आपका अगला कदम यह होना चाहिए कि जिन क्वेश्चन में आपसे गलती हुई उन्हें दोबारा रिवाइज करें, वीक एरिया को आइडेंटिफाई करें, उन पर काम करें और सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखें। कंसिस्टेंसी ही आपको एग्जाम में इज्जत दिलाएगी। अगले क्लास में हम और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू सो मच।